आपके हाथ में एक कप कॉफी है, गर्मा-गर्म, खुशबूदार और ताजगी से भरपूर। ये महज एक पेय है ना? बस सुबह उठने का एक जरिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक कप में जासूसों, क्रांतियों, अद्भुत आविष्कारों और यहां तक कि नाचती बकरियों की भी कहानी छिपी है? आज हम कॉफी से जुड़े 20 ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य उजागर करेंगे, जिनके बाद आप अपनी सुबह की कॉफी के इस छोटे से पल को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। आइए शुरुआत से करते हैं, एक ऐसी किंवदंती से जो किसी जादुई कहानी से कम नहीं। कहते हैं कि कॉफी की खोज इथियोपिया के एक चरवाहे काल्दी ने की थी। उन्होंने देखा कि उनकी बकरियां एक खास झाड़ी के फल खाने के बाद अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान हो जाती थीं और सचमुच नाचने लगती थी। काल्दी ने खुद भी उन फलों को चखा और इसी तरह दुनिया को कॉफी के बीजों के इस ताजगी भरे असर के बारे में पता चला। नाचती बकरियों से लेकर आपकी इस सुबह की कॉफी के कप तक का यह सफर वाकई लंबा और रोमांचक रहा है। तो चलिए कुछ ऐसी बात से शुरुआत करते हैं जो आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। कॉफी का नाम सुनते ही आपके जहन में कप में घमाघम खुशबूदार तरल आता है ना? पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में कॉफी पी ही नहीं जाती थी? जी हां, आपने सही सुना। इसे खाया जाता था। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसकी जड़ें प्राचीन अफ्रीकी अफ्रीकी जनजातियों से जुड़ी हैं, खासकर इथियोपिया के ओरोमो लोगों से, जो कॉफी की जन्मभूमि है। उन्होंने सबसे पहले इस पौधे के स्फूर्तिदायक गुणों की खोज की, लेकिन उनका इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से किया। उनका नुस्खा आज के लाटे या कैपुचिनो से कोसों दूर था। वे पकी हुई कॉफी की फलियां लेते थे, पूरी की पूरी, गुदे और बीज के साथ। फिर उन्हें अच्छी तरह पीसकर जानवरों की चर्बी के साथ मिलाते थे। इस गाढ़े, पोषक मिश्रण से वे छोटे छोटे गोले बनाते थे। यह एक तरह का प्राचीन एनर्जी बार बन जाता था। ये उच्च कैलोरी और जबरदस्त स्फूर्तिदायक भोजन होता था। युद्ध से पहले सैनिकों के लिए या झुंड के साथ लंबी यात्राओं पर निकले चरवाहों के लिए यह एक आदर्श नाश्ता था। स्वाद शायद बहुत ही अनोखा रहा होगा, लेकिन उनका मकसद स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना नहीं था। मकसद शुद्ध, केंद्रित ऊर्जा पाना था, जो उन्हें जीवित रहने में मदद करती थी। कॉफी को उबाल कर पीने का विचार तो बहुत बहुत बाद में आया। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह पेय जो आज हर कैफे में मिलता है, कभी गैर कानूनी था। जब कॉफी अरब प्रायद्वीप में फैली, तो इसने एक पूरी संस्कृति को जन्म दिया, कॉफी हाउस की संस्कृति। ये जगह सामाजिक जीवन के केंद्र बन गईं। इन्हें ज्ञानियों के स्कूल कहा जाता था। यहाँ लोग सिर्फ स्फूर्तिदायक पेय नहीं पीते थे, वे बातें करते थे, शतरंज खेलते थे, संगीत सुनते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे खबरें और राजनीति पर चर्चा करते थे। और यही बात अधिकारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शासकों ने कॉफी हाउस को विद्रोही विचारों और संभावित षड्यंत्रों का गढ़ माना। 16वीं सदी में मक्का में बात हद से आगे बढ़ गई। वहां के स्थानीय शासक ने कॉफी को एक ऐसा पापी पेय घोषित किया जो शराब से कम दिमाग को मदहोश नहीं करता और कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देता है। इसे आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया। कॉफी हाउस बंद कर दिए गए और कॉफी बीन्स के भंडार जला दिए गए। लेकिन कॉफी के प्रति लोगों का प्यार प्रतिबंधों से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुआ। यह प्रतिबंध ज्यादा समय तक नहीं चला। जनता के दबाव में इसे हटा दिया गया और कॉफी हाउस फिर से खुल गए। लेकिन इतिहास में ये कई ऐसे मामलों में से केवल पहला था जब अधिकारियों ने इस साधारण लेकिन इतने प्रभावशाली पेय को नियंत्रित करने की कोशिश की। अब जरा पैसों की बात करते हैं। बड़े, बहुत बड़े पैसों की। कॉफी वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी अहम भूमिका निभाती है, क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? असल में आपकी सुबह की एक कप कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि यह एक विशाल वैश्विक मशीन का एक छोटा सा पुर्जा है। कॉफी दुनिया के सबसे कीमती और सबसे ज्यादा कारोबार किए जाने वाले उत्पादों में से एक है। इसका मतलब है यह चीनी, सोना और यहां तक कि तेल जैसे संसाधनों के बराबर खड़ा है। कई आर्थिक सर्वेक्षणों में
व्यापार की मात्रा के हिसाब से कॉफी को सम्मानजनक दूसरा स्थान मिलता है, जो सिर्फ कच्चे तेल के बाद आता है। जरा इसके पैमाने पर गौर कीजिए। यह एक अरबों डॉलर का उद्योग है, जो दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को, खासकर विकासशील देशों के छोटे किसानों को रोजगार देता है। यह पूरी प्रक्रिया कोलंबिया के पहाड़ों में कॉफी बीन्स तोड़ने से लेकर इटली में उन्हें भूनने और आपके पसंदीदा कैफे में लट्टे बनाने तक एक विशाल आर्थिक श्रृंखला है। तो जब आप अपनी कैपुचिनो के लिए पैसे देते हैं, तो आप सिर्फ एक कॉफी नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप वैश्विक व्यापार में हिस्सा ले रहे होते हैं और इस तरह कई देशों की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे होते हैं। कॉफी सचमुच तरल सोना है। परफेक्शनिस्ट लोगों के लिए एक दिलचस्प बात यहां है, जो साबित करती है कि महानता और कुछ अजीबोगरीब आदतें अक्सर साथ साथ चलती हैं। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार लुडविग वान बीथोवेन की। हम उन्हें उनके शानदार संगीत के लिए जानते हैं, जो जुनून और नाटक से भरपूर है। लेकिन अपने निजी जीवन में वे एक बेहद व्यवस्थित और कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी यह नियम निष्ठा उनकी सुबह की कॉफी बनाने के तरीके में भी झलकती थी। बीथोवेन को एक परफेक्ट कप कॉफी का ऐसा जुनून था कि वे इसे किसी और से बनवाना पसंद नहीं करते थे। हर सुबह वे खुद अपने हाथों से अपने हिस्से के लिए ठीक 60 कॉफी बीन्स गिनते थे, न 61, न 61, बल्कि बिल्कुल 60। उनके लिए यह महज एक पेय नहीं था, यह एक पवित्र अनुष्ठान जैसा था। हो सकता है कि उनका मानना था कि इतनी ही मात्रा में कॉफी बीन्स से स्वाद और ताकत का सही संतुलन मिलता है, या शायद किन्ने की यह एक रस प्रक्रिया उन्हें रचनात्मक होने में मदद करती थी। पियानो पर बैठने और अमर सिम्फनी बनाने से पहले उनके विचारों को व्यवस्थित करती थी। जो भी हो, यह बताता है कि कॉफी महान लोगों के जीवन और उनकी रचनात्मक प्रक्रिया का कितना अभिन्न अंग हो सकती है। आइए कॉफी की दुनिया के सबसे अनोखे और सच कहूं तो विवादित विषय पर बात करें। क्या आपने कभी कॉपी लुवाक के बारे में सुना है? ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है, जिसके 1 किलोग्राम की कीमत सैकड़ों, यहां तक कि हजारों डॉलर तक पहुंच सकती है। लेकिन इसकी खासियत किसी दुर्लभ किस्म या खास भूनने के तरीके में नहीं है, बल्कि इसका उत्पादन एक ऐसे तरीके से होता है जो हल्के शब्दों में कहें तो काफी अजीब है। इस प्रक्रिया में एक बिल्ली जैसा छोटा जानवर शामिल होता है, जिसे सिवेट या इंडोनेशिया में लुवाक कहते हैं। ये जानवर पके और रसीले कॉफी के फलों को बड़े चाव से खाता है। ये सिर्फ सबसे अच्छी, सबसे पकी हुई फलियों का चुनाव करता है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, इसके पाचन तंत्र कॉफी के बीजों को पूरी तरह से पचा नहीं पाता। सिवेट की आंतों से गुजरते हुए ये बीज खास एंजाइमों के संपर्क में आते हैं। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहा जाता है। फर्मेंटेशन की इस प्रक्रिया के बाद ये दाने जानवर के शरीर से प्राकृतिक रूप से बाहर निकल जाते हैं। स्थानीय किसान इन बीजों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह धोते हैं, धूप में सुखाते हैं और फिर हल्का भूनते हैं। जानकर बताते हैं कि इस खास प्रक्रिया के कारण कॉफी अपनी कड़वाहट खो देती है और एक अविश्वसनीय रूप से मुलायम चॉकलेट कैरमल जैसा स्वाद प्राप्त करती है। यह सुनने में भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन कॉपी लुवाक दुनिया भर के कॉफी प्रेमियों के लिए आज भी सबसे प्रतिष्ठित और वांछित व्यंजनों में से एक है। अमेरिकानो नाम, जिससे आज हर वो इंसान वाकिफ है जिसने कभी कॉफी शॉप में कदम रखा हो। इसके पीछे एक दिलचस्प सैन्य इतिहास है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुई। वहां तैनात अमेरिकी सैनिक अपने देश की कॉफी पीने के आदी थे, जो बड़ी, हल्की और बड़ी मग में पी जाने वाली फिल्टर कॉफी जैसी होती थी। लेकिन इटली की एस्प्रेसो बिल्कुल अलग थी। यह एक छोटी कप में परोसी जाने वाली कड़क, गाढ़ी और केंद्रित स्वाद वाली ड्रिंक थी। अमेरिकी सैनिकों के लिए यह बहुत ज्यादा कड़क और उनकी आदत के खिलाफ थी। तो उन्होंने एक आसान और शानदार समाधान निकाला। वे स्थानीय बरिस्ता से एस्प्रेसो में गर्म पानी मिलाकर उसे पतला करने को कहते थे। इससे कॉफी का आयतन बढ़ जाता था और उसका स्वाद भी थोड़ा नरम हो जाता था, ठीक वैसा ही जैसा वे अपने घर पर पीते थे। इटालियन
यह देखकर कि विदेशी उनकी नजर में उनके परफेक्ट पेय को खराब कर रहे हैं, हल्की सी विडंबना के साथ इस पतली कॉफी को कैफे अमेरिकानो कहने लगे, यानी अमेरिकन कॉफी। ये नाम चल पड़ा और इस तरह सैनिकों की समझदारी और इटालियन की इस विडंबना के चलते दुनिया के सबसे लोकप्रिय कॉफी पेयों में से एक का जन्म हुआ, जिसे हम आज भी बड़े चाव से ऑर्डर करते हैं। ओह, वैसे कॉफी की ताकत की बात करें तो आइए एक बहुत ही आम धारणा को दूर करते हैं। आपके हिसाब से ज्यादा तरोताजा कौन करता है? एक छोटी सी एस्प्रेसो की प्याली या सामान्य फिल्टर कॉफी का एक बड़ा मग? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे कहेंगे, यकीनन एस्प्रेसो। आखिरकार उसका स्वाद इतना तेज और गाढ़ा होता है, वो कॉफी की ऊर्जा का प्रतीक लगता है। और इसमें थोड़ी सच्चाई तो है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। हाँ, अगर हम समान मात्रा की तुलना करें, जैसे 30 मिलीलीटर एस्प्रेसो और 30 मिलीलीटर फिल्टर कॉफी की, तो एस्प्रेसो में कैफीन ज्यादा होगा। वह सचमुच ज्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन सारा खेल तो मात्रा का है। एस्प्रेसो का एक स्टैंडर्ड शॉट लगभग 30 मिलीलीटर का ही होता है। और अब अपनी रोजाना सुबह वाली कॉफी के मग को याद कीजिए। उसमें आमतौर पर 200 या कभी-कभी 250 मिलीलीटर तक कॉफी होती है। और इस बड़ी मात्रा के कारण आपके बड़े मग में कैफीन की कुल मात्रा एक छोटी एस्प्रेसो से कहीं ज्यादा होती है। तो अगर आपको सचमुच जोरदार और देर तक रहने वाली ताजगी चाहिए, तो एक बड़ी कप सामान्य फिल्टर कॉफी एक छोटी लेकिन दमदार एस्प्रेसो से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। कैफीन एक बहुत शक्तिशाली उत्तेजक स्टिमुलेंट है और किसी भी अन्य पदार्थ की तरह इसकी भी एक अधिकतम सीमा होती है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ज्यादा कॉफी जानलेवा हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि आप अपनी कॉफी मशीन को शक की नजर से देखने लगे, मुझे आपको आश्वस्त करने दीजिए। असल में इस जानलेवा खुराक तक पहुंचना लगभग असंभव है। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि एक औसत वयस्क व्यक्ति के लिए कैफीन की जानलेवा खुराक शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 150 से 200 मिलीग्राम के बीच होती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है, तो आपको लगभग 14,000 मिलीग्राम कैफीन का सेवन करना होगा। ये लगभग 100 से 120 कप सामान्य कॉफी के बराबर है, जिसे बहुत कम समय में पीना होगा। समझ रहे हैं ना आप? आपका शरीर शारीरिक रूप से इतनी ज्यादा मात्रा में तरल को अंदर नहीं ले पाएगा। इससे पहले कि आप किसी भी खतरनाक सीमा के करीब पहुंचे, आपको असहज दुष्प्रभाव महसूस होने लगेंगे, जैसे तेज दिल की धड़कन, चक्कर आना और जी मिचलाना। आपका शरीर बस कह देगा, बस करो। तो आप अपनी सुबह और यहां तक कि दोपहर की कॉफी का भी शांति से आनंद ले सकते हैं। कॉफी आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं, बशर्ते आप इसकी सही मात्रा या हद जानते हो। ठीक है, अब एक खेल खेलते हैं। सबसे कॉफी पीने वाले देश का नाम बताइए। आपके दिमाग में कौन आता है? शायद करिश्मा इटालियन, जो हर कोने पर बड़ी कुशलता से एस्प्रेसो बनाते हैं, या हो सकता है कि अमेरिकी, जिनके पास स्टारबक्स के बड़े बड़े लट्टे के ग्लास होते हैं। लेकिन नहीं, दोनों जवाब गलत हैं। जब प्रति व्यक्ति कॉफी की खपत की बात आती है, तो दुनिया के सबसे बड़े कॉफी पीने वाले देश कहीं ज्यादा उत्तर में बसे हैं। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी फिनलैंड के लोग पीते हैं। जी हां, ठंडे और शांत स्वभाव वाले फिनलैंड के निवासी। एक आम फिनलैंड का नागरिक साल भर में लगभग 12 किलोग्राम कॉफी पी जाता है। यह रोजाना लगभग 4-5 कप और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा होती है। उनके लिए कॉफी सिर्फ जागने का एक जरिया नहीं है, ये उनकी संस्कृति और सामाजिक जीवन का एक अटूट हिस्सा है। उनके पास कॉफी के लिए खास ब्रेक होते हैं, जो उनके श्रम कानून में भी शामिल है। सुबह, दिन में, शाम को, काम पर, घर पर या मेहमानों के यहाँ कॉफी हर जगह और हर समय पी जाती है। शायद ये उन्हें लंबी और अंधेरी सर्दियों का सामना करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप खुद को कॉफी का शौकीन समझे, तो फिनलैंड के लोगों को याद करें और मुस्कुराए। बहुत से लोग जो कैफीन का सेवन कम करना चाहते हैं, वे डिकैफ लेबल वाली कॉफी चुनते हैं। ये एक आदर्श समाधान लगता है, वही स्वाद और सुगंध
लेकिन बिना किसी स्फूर्तिदायक प्रभाव के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कॉफी के दानों से कैफीन कैसे निकाला जाता है? यह प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है जितनी लग सकती है, और इसकी कुछ विधियां आपको हैरान कर सकती हैं। सबसे आम औद्योगिक तरीकों में से एक है रासायनिक घोलों, सॉल्वेंट्स का उपयोग। हरी, बिना भुनी हुई कॉफी बीन्स को पहले गर्म पानी में भिगोया जाता है और फिर एक विशेष घोल में रखा जाता है। अक्सर यह मेथिलीन क्लोराइड या एथिल एसीटेट होता है। ये पदार्थ कैफीन के अणुओं को बांध लेते हैं और उन्हें दानों से धोकर निकाल देते हैं। इसके बाद बीन्स को फिर से पानी से धोया जाता है, सुखाया जाता है और सामान्य तरीके से भूना जाता है। निर्माताओं का दावा है कि अंतिम उत्पाद में इन घोलों के केवल नगण्य और सुरक्षित अंश ही बचे रहते हैं, लेकिन उनके उपयोग का यह तथ्य ही सोचने पर मजबूर करता है। बेशक अन्य अधिक प्राकृतिक तरीके भी मौजूद हैं, जैसे स्विस वाटर प्रोसेस, जहां केवल पानी और चारकोल फिल्टर का उपयोग होता है, लेकिन वे महंगे और अधिक जटिल होते हैं। तो ज्यादातर मामलों में आपकी डिकैफ कॉफी के पीछे एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है। हम उन्हें गे कॉफी बीन्स कहना पसंद करते हैं। ये शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि हम इसके अर्थ पर शायद ही कभी विचार करते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक छोटा सा वनस्पति विज्ञान का रहस्य बताने जा रहा हूं। जिसे हम दाना कहते हैं, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी दाना नहीं है। वास्तव में यह एक गुठली है। कॉफी का पेड़ गेहूं या राई जैसे अनाज की तरह नहीं है। यह एक झाड़ी या छोटा पेड़ है जो फल देता है। ये फल चेरी या क्रैनबेरी जैसे दिखते हैं। ये छोटे, गोल होते हैं और पकने पर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। ऐसी हर रसीली और मीठी फल में, जिसे कॉफी चेरी कहा जाता है, आमतौर पर दो गुठलियां छिपी होती हैं। इन्हीं गुठलियों को हम कॉफी बीन्स कहते हैं। वे फल के अंदर अपनी सपाट तरफ से एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। हमारी कप तक पहुंचने से पहले इन गुठलियों को एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। इन्हें गूदे से निकाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर भुना जाता है। तो तकनीकी रूप से हर बार जब आप कॉफी पीते हैं, तो आप एक फल की भुनी हुई और पीसी हुई गुठलियों का काढ़ा बनाते हैं। कॉफी एक फल है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि जासूसी के खेल का एक दिलचस्प उपकरण भी हो सकती है। जी हाँ, इतिहास में ऐसे भी पल आए हैं जब कॉफी के घोल का इस्तेमाल गुप्त संदेशों को भेजने के लिए एक सीक्रेट हथियार के तौर पर किया जाता था। 18वीं सदी में जब साजिशों और राजनीतिक उतापटक का दौर था, यह तरीका खासा लोकप्रिय था। जरा कल्पना कीजिए, एक जासूस एक सामान्य, बिल्कुल बेदागा सा दिखने वाला खत लिखता है, लेकिन उन्हीं पंक्तियों के बीच एक मजबूत लेकिन ठंडे हो चुके कॉफी के घोल में डुबोई गई कलम से वह अपना गोपनीय संदेश चुपचाप जोड़ देता है। जब कॉफी सूख जाती है, तो वह कागज पर लगभग कोई दिखाई देने वाला निशान नहीं छोड़ती। कागज बिल्कुल साफ नजर आता है। ऐसे पत्र को दुश्मन के इलाके से भी बेधड़क भेजा जा सकता था, इस डर के बिना कि उसे रोका जाएगा या पढ़ा जाएगा। परंतु फिर प्राप्तकर्ता इस गुप्त संदेश को कैसे पढ़ता था? इसका तरीका बेहद आसान था। इस अदृश्य स्याही को प्रकट करने के लिए कागज के उस पृष्ठ पर सावधानी से कोयले या ग्रेफाइट का पाउडर छिड़कना पड़ता था। कोयले के नन्हे कण सूखी कॉफी की परत से चिपक जाते थे और इस तरह गुप्त पाठ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता था। यह उस समय की क्रिप्टोग्राफी का एक सरल, सुलभ और काफी प्रभावी तरीका था। तो कॉफी न केवल हमें ताजा और ऊर्जावान बनाती थी, बल्कि राज्य के रहस्यों को भी बखूबी छिपाए रखती थी। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, अमेरिकी क्रांति में कॉफी ने अहम भूमिका निभाई थी? इसकी शुरुआत चाय से हुई थी। 18वीं सदी में अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और चाय सबसे लोकप्रिय पेय थी। लेकिन तब सब कुछ बदल गया जब ब्रिटिश सरकार ने चाय पर भारी कर लगा दिया। इतना ही नहीं, उपनिवेशवादियों को यह चाय सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदना अनिवार्य था। इससे भारी आक्रोश फैल गया। विरोध का चरम 1773 के प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी में देखा गया,
जब कुछ उपनिवेशवादी मूल अमेरिकी का वेश धारण कर ब्रिटिश जहाजों पर घुस गए और चाय का पूरा जखीरा समुद्र में फेंक दिया। इस घटना के बाद चाय ब्रिटिश दमन और अत्याचार का प्रतीक बन गई। चाय का बहिष्कार देशभक्ति का कार्य बन गया, अपनी स्वतंत्रता दिखाने का एक तरीका बन गया और उपनिवेशवादियों को एक विकल्प की जरूरत थी। यही विकल्प कॉफी बनी। कॉफी पीना क्रांति के समर्थन और स्वतंत्रता की लड़ाई का एक जरिया बन गया। कॉफी हाउस क्रांतिकारियों के मुख्यालय बन गए, जहां योजनाओं पर चर्चा होती थी और ऐसे विचार पैदा हुए जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा का आधार बनाया। इस तरह एक साधारण पेय में बदलाव एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बन गया। जब हम कॉफी उत्पादक देशों की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा देश आपके जहन में आता है? कोलंबिया, इथियोपिया, शायद। लेकिन एक ऐसा बेजोड़ नेता, एक सच्चा दिग्गज है जिसने पिछले 150 से भी ज्यादा सालों से दुनिया के कॉफी बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा है, और वो है ब्राजील। ब्राजील में कॉफी उत्पादन का पैमाना बस कल्पना से परे है। यह देश दुनिया की कुल कॉफी का लगभग 1/3 उत्पादन करता है। आपको अंदाजा हो, इसके लिए बता दें कि यह वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया अगले 3 सबसे बड़े उत्पादकों के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है। ब्राजील के लिए कॉफी सिर्फ खेती नहीं है, यह राष्ट्रीय पहचान और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इससे जुड़ा एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सा है। 1935 में ब्राजील के पास लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपने खिलाड़ियों को भेजने के लिए धन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वासीती एथलीटों को एक जहाज पर बैठाया जिसमें 50,000 बोरी कॉफी भरी हुई थी और उन्हें रवाना कर दिया। रास्ते में टीम को बंदरगाहों पर रुककर कॉफी बेचनी थी ताकि खेलों में भाग लेने के लिए पैसे जुटाए जा सकें। यह योजना निश्चित रूप से अदम्य साहस वाली थी, लेकिन यह बखूबी दर्शाती है कि इस देश के लिए कॉफी कितनी जरूरी है। ब्राजील एक सच्ची कॉफी महाशक्ति है। कॉफी के शौकीन हो या बस कभी कभार पीने वाले, ये 2 नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, अरेबिका और रोबस्टा। ये दुनिया की सबसे प्रमुख और लोकप्रिय कॉफी की किस्में हैं, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग पूरा हिस्सा बनाती है। पर इनमें फर्क क्या है? आइए समझते हैं। कल्पना कीजिए कि अरेबिका एक कुलीन, शाही व्यक्ति की तरह है। इसके दाने अंडाकार होते हैं। यह ऊंचे पहाड़ों में उगती है, मौसम को लेकर बहुत नखरेबाज होती है और इसकी देखभाल भी बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। लेकिन स्वाद में यह कई तरह के रंग देती है। इसमें आपको फूलों की सुगंध, फलों की हल्की खटास और चॉकलेट जैसी मिठास मिल सकती है। अरेबिका की खुशबू जटिल और बहुआयामी होती है। इसमें कैफीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। वहीं रोबस्टा इसकी सीधी सादी और मजबूत रिश्तेदार है। इसके दाने ज्यादा गोल होते हैं। ये कम देखभाल में भी उग जाती है, मैदानी इलाकों में फलती फूलती है और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होती है। रोबस्टा का स्वाद सीधा, तेज और कड़वाहट से भरा होता है, जिसमें आपको मेवों की झलक मिल सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फर्क कैफीन की मात्रा में है। रोबस्टा में अरेबिका के मुकाबले लगभग 2 गुना कैफीन होता है। एस्प्रेसो पर जो गाढ़ी, सुनहरी क्रेमा बनती है, वह इसी की देन है। अक्सर आप कॉफी शॉप्स में इन दोनों के मिश्रण का आनंद लेते हैं, जहां अरेबिका स्वाद और खुशबू का जादू बिखेरती है, वहीं रोबस्टा कॉफी को मजबूती और गाढ़ापन देती है। हम में से कई लोग काम पर जाने से पहले कॉफी पीते हैं ताकि ताजगी महसूस कर सके और दिमागी काम के लिए तैयार हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी खेलकूद में भी एक बेहतरीन सहायक हो सकती है? यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से साबित किया गया तथ्य है। ट्रेनिंग से लगभग 1 घंटा पहले पी गई 1 कप सादी काली कॉफी आपके शारीरिक प्रदर्शन में काफी सुधार ला सकती है। यह कैसे काम करता है? कैफीन तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और थकान का एहसास कम होता है। आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और ज्यादा देर तक व ज्यादा जोरदार तरीके से ट्रेनिंग कर पाते हैं। इसके अलावा कैफीन खून में एड्रेनालिन के स्राव को बढ़ाता है,
जो आपके शरीर को शारीरिक गतिविधियों के लिए तैयार करता है। यह शरीर को ऊर्जा के स्रोत के रूप में वसा, फैट के भंडार का उपयोग करने में भी मदद करता है, जबकि मांसपेशियों में ग्लाइकोजन को सुरक्षित रखता है। ये खास तौर पर उन खेलों में फायदेमंद है जिनमें सहन शक्ति की जरूरत होती है, जैसे लंबी दूरी की दौड़, साइकिल चलाना या तैराकी। कई पेशेवर एथलीट अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस कानूनी और आसानी से उपलब्ध डोपिंग का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। तो अगली बार जिम जाने या दौड़ने से पहले एक कप कॉफी पीकर देखें। हो सकता है कि आप अपने नए रिकॉर्ड से खुद हैरान हो जाए। तकनीक के इतिहास में कई हैरत अंगेज मोड़ आए हैं। कई बड़े आविष्कार गहन वैज्ञानिक रिसर्च का नतीजा थे, लेकिन दुनिया के पहले वेबकैम की कहानी कहीं ज्यादा सीधी सादी और मजेदार है। इसका जन्म आलस और कॉफी के प्रति प्रेम की वजह से हुआ था। बात 1993 की है, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब में यह सब हुआ। इस लैब में सिर्फ एक कॉफी मशीन थी जो कॉरिडोर में थी और काम करने की जगह से काफी दूर पड़ती थी। वहां काम करने वाले वैज्ञानिक अक्सर कॉफी पीने के लिए किचन तक जाते थे, लेकिन कई बार देखते थे कि कॉफी पॉट खाली है। पूरा रास्ता तय करके खाली हाथ लौटना बहुत बुरा लगता था। तब उनमें से दो वैज्ञानिकों, क्वेंटन स्टैफर्ड फ्रेजर और पॉल जार्डेजकी ने एक ऐसा कमाल का उपाय सोचा जो अपनी सादगी में बेजोड़ था। उन्होंने एक पुराना कैमरा लिया, उसे कॉफी पॉट की तरफ लगाया, कंप्यूटर से जोड़ा और एक सीधा साधा प्रोग्राम लिखा। यह प्रोग्राम हर कुछ सेकंड में कॉफी पॉट की तस्वीर लेता और उसे लोकल कंप्यूटर नेटवर्क पर भेज देता था। अब कोई भी कर्मचारी अपनी सीट से उठे बिना ही देख सकता था कि कॉफी पॉट में कॉफी है या नहीं। यह मजाक देखते ही देखते जबरदस्त लोकप्रिय हो गया और 1963 में कॉफी पॉट की यह इमेज इंटरनेट पर डाल दी गई, जिसके बाद दुनिया भर के लोग इसे देखने लगे। इस तरह किचन में बेवजह चक्कर लगाने से बचने की इस सोच से एक ऐसे डिवाइस का जन्म हुआ जो आज हर लैपटॉप और स्मार्टफोन में मौजूद है। कॉफी बनाने के बाद आप आमतौर पर बची हुई कॉफी की तलछट का क्या करते हैं? शायद उसे कूड़ेदान में फेंक देते होंगे, लेकिन रुकिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। दरअसल यह गहरा सुगंधित अवशेष एक असली खजाना है, जिसका उपयोग आप घर के कामों में बड़े फायदे के साथ कर सकते हैं। पहला, कॉफी की तलछट कई पौधों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद है, खासकर उन पौधों के लिए जिन्हें अम्लीय मिट्टी पसंद है, जैसे गुलाब, हाइड्रेंजिया या अजएलिया। यह नाइट्रोजन और अन्य लाभकारी सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दूसरा, यह एक शानदार प्राकृतिक बॉडी स्क्रब है। इसके बारीक कण त्वचा की मृत कोशिकाओं को धीरे धीरे हटाते हैं, जबकि बचा हुआ कैफीन त्वचा को ताजगी देता है और रक्त संचार सुधारता है। बस तलछट को थोड़े से जैतून के तेल या शावर जेल के साथ मिलाएं और आपका होममेड स्पा तैयार है। तीसरा, कॉफी में एक तेज सुगंध होती है जो अन्य कम सुखद गंधों को दबा सकती है। फ्रिज में सूखी कॉफी की तलछट की एक छोटी कटोरी रखें और यह सभी बाहरी गंधों को सोख लेगी। आखिर में, कॉफी की गंध कई कीड़ों को पसंद नहीं आती, जैसे चींटियां और यहां तक कि बिल्लियां भी, जो अक्सर आपकी फूलों की क्यारी में आकर परेशान करती हैं। बस थोड़ी सी तलछट वहां छिड़क दें जहां आप उन्हें नहीं देखना चाहते। तो इस मूल्यवान चीज को फेंकने में जल्दबाजी न करें, इसे दूसरा जीवन दें। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आप ठीक से सो नहीं पाए हैं, खुद को थका हुआ और बेजान महसूस कर रहे हैं। आप रसोई में जाते हैं, अभी कॉफी बनी भी नहीं है, लेकिन उसकी खुशनुमा महक भर से ही आपको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। क्या यह एहसास जाना पहचाना लगता है? दरअसल ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। शोधों से पता चला है कि ताजी पिसी हुई या ताजी बनी कॉफी की महक भर भी हमारे दिमाग पर गहरा और शक्तिशाली असर डाल सकती है। वैज्ञानिकों ने उन प्रयोगशाला चूहों पर प्रयोग किए जो नींद पूरी न होने के कारण तनाव से ग्रस्त थी। एक समूह को कॉफी बीन्स की सुगंध सुंघाई गई, जबकि दूसरे समूह को नहीं। इसके बाद उन्होंने उनके दिमाग में मौजूद जीन्स की सक्रियता का विश्लेषण किया और इसके नतीजे वाकई हैरान कर देने वाले थे।
जिन चूहों ने कॉफी की खुशबू सांस ली, उनके दिमाग में 11 जीन्स की सक्रियता में बदलाव आया। खास तौर पर वे जीन्स सक्रिय हो गए जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये प्रोटीन तनाव के कारण होने वाले नुकसान से तंत्रिका कोशिकाओं, नर्व सेल्स की रक्षा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ कॉफी की महक भर हमारे दिमाग को नींद की कमी के बुरे प्रभावों से लड़ने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप सुबह कॉफी का पैकेट खोलें और उसकी सुगंध को गहराई से अंदर ले, तो आप सिर्फ उसका आनंद ही नहीं ले रहे होते, बल्कि आप अपने शरीर में एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया, बायोकेमिकल प्रोसेस को शुरू कर रहे होते हैं, जो आपको नए दिन की चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद करती है। तो लीजिए, यह रहा 20वां और आखिरी तथ्य जो कॉफी को उच्च तकनीक और वित्त की दुनिया से जोड़ता है। शायद आपने मोबाइल भुगतान सेवा स्क्वायर के बारे में सुना होगा। यह एक छोटा सा चौकोर उपकरण है जिसे स्मार्टफोन से जोड़कर बैंक कार्ड से भुगतान स्वीकार किया जा सकता है। आज दुनिया भर के लाखों छोटे व्यवसायी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया? इसे ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने बनाया था, और इस आविष्कार का विचार उन्हें कॉफी की वजह से आया। कहानी कुछ यूं है। डोर्सी के एक दोस्त जिम मैककेल्वी, जो एक ग्लास कलाकार थे, उन्होंने एक बड़ी और अच्छी डील खो दी क्योंकि वे ग्राहक से क्रेडिट कार्ड से भुगतान नहीं ले पाए थे। उनके पास कोई बड़ा और महंगा बैंक टर्मिनल नहीं था। डोर्सी और मैककेल्वी एक कॉफी शॉप में बैठे इस समस्या पर बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि इसे कैसे हल किया जाए। वे भुगतान स्वीकार करने के लिए एक सरल, किफायती और मोबाइल डिवाइस बनाना चाहते थे। और ठीक वहीं उस कॉफी शॉप में एक कप कॉफी पीते हुए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। यह घटना इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कॉफी शॉप और यह पेय अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाते रहते हैं। मुलाकातों, बातचीत और दुनिया बदलने वाले शानदार विचारों के जन्म का स्थान बनना। और अब उन सबसे चौंकाने वाले पलों की बात करते हैं जो हमारी सोच बदल देंगे। जरा सोचिए, दुनिया का पहला वेबकैम बातचीत के लिए नहीं, बल्कि आलस और कॉफी के प्यार की वजह से बना था। हर बार जब आप वीडियो कॉल करते हैं, तो आप अनजाने में कैम्ब्रिज की एक लैब में रखे पुराने कॉफी पॉट को धन्यवाद दे रहे होते हैं। या फिर महान संगीतकार बीथोवेन को ही ले लीजिए, जो तब तक रचना शुरू नहीं कर पाते थे जब तक वे अपने 60 कॉफी बीन्स नहीं गिन लेते थे। यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान था जो उनकी प्रतिभा का हिस्सा था। और जाहिर है, अमेरिका में कॉफी के एक देशभक्ति पेय बनने की कहानी दिखाती है कि एक साधारण कप भी आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन सकता है। कॉफी सिर्फ हमारे दिन की शुरुआत का ईंधन नहीं है, यह इतिहास का गवाह है, प्रगति का वाहक है और प्रेरणा का स्रोत है। तो अगली बार जब आप अपनी कॉफी का कप बनाए, तो याद रखें कि आप सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा अपने हाथों में लिए हुए हैं। आप एक पूरा इतिहास थामे हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी कमाल की कहानियां मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, कॉफी के बारे में कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।